नमस्कार दोस्तों। पीसीएम कॉन्सेप्ट मोटिवेशनल टॉक में आज मैं मोटिवेशनल टॉक करने जा रहा हूँ मेजर डीपी सिंह जी, मेजर देवेंद्र पाल सिंह जी, जिनको आप सभी जानते हैं। ऑपरेशनल विजय, जिसको हम कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं, कारगिल युद्ध के वेटरन हैं। उस युद्ध में इनको क्षति पहुंची थी, उसके कारण इनका ये जो एम्प्यूटी हो गए एक एक लेग से, और उसके बाद इनकी ज़िंदगी कैसे चेंज हुई, क्यों इन्होंने ब्लेड रनर बनने का फैसला किया, और कहाँ कहाँ पे ये इंडिया को रिप्रेजेंट करके आए हैं, किस किस अवार्ड को इन्होंने जीता है। इन्होंने एक जो एनजीओ बनाया है दी चैलेंजिंग वंस, उसके बारे में बात करेंगे। इन्होंने जो बुक लिखी है उसके बारे में बात करेंगे। और आज हम मेजर साहब से हम ढेर सारी मोटिवेशन लेंगे। तो सबसे पहले मैं मेजर डीपी सिंह जी का हमारे चैनल पे आने पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। स्वागत है, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। जय हिंद। सब सुनने वालों को, देखने वालों को मेरा बहुत बहुत प्यार और जय हिंद। तो जैसा आप जानते हैं, मेजर डीपी सिंह जी आर्मी में सर्व करते रहे हैं। 97 से लेकर 2007 तक इनकी सर्विस रही है। सो सर, सबसे पहले आप हमें बताएं, आप हरियाणा से जगाधरी के जम्पल हैं, तो आप जो सितंबर 1970। तो मैं एक्चुअली ये एक बड़ा मतलब मज़ेदार चीज़ है, क्योंकि मेरा जो बायोलॉजिकल बर्थ है जी। वो 13 जनवरी 1974 का है। जी। 13 जनवरी 1974 वाले दिन मैं जगाधरी में पैदा हुआ था, शाम के वक्त। जी। मेरे पिताजी सर्विस करते थे जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्सेस, बॉर्डर रोड को बोलते हैं BREF। जी। वो पोस्टेड थे भूटान में। जी। तो वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय खोला था नया, जी। और उसमें एडमिशन कराने के लिए मेरी उम्र जो थोड़ी वो थोड़ी ऊपर नीचे हो रही थी। जी। तो उन्होंने, मैं मजाक करता हूँ कि मेरे को बोला, चल भाग यहाँ से, तू पढ़ने भाग जा। जी। स्कूल में एडमिट कराने के लिए मेरी उम्र को, उस ज़माने में आपको पता है कोई बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह इतना स्ट्रिक्ट नहीं चलता था मामला। जी। तो उन्होंने उसको 13 सितंबर 1973 कर दिया था। जी। 1973, 13 सितंबर। जी। ये करके मेरे को एडमिशन जल्दी मिल गया था। जी। और ये दो जन्मदिन हो गए एक तरीके से। जी। एक तो बायोलॉजिकल और एक रिकॉर्ड वाला। जी। और तीसरा एक और जन्मदिन मेरे को लेटर ऑन मिला, जो कि जिसके बारे में हम लेटर बात करेंगे, जी। 15 जुलाई 99, जी। जो मेरा रीबर्थ डे है। जी। मैं तीनों में से सबसे ज़्यादा वैसे 13 जनवरी को तो सबके सभी करते हैं। वो इंसिडेंटली लोहड़ी वाला दिन भी होता है। जी। तो अगर मैं मतलब, वो भी एक मज़े की बात है कि पिताजी ने ऐसा दिन चुना कि काका, अगर हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं भी हो रहा है जी। तो दुनिया बनाएगी। जी। और 15 जुलाई को तो मैं खैर डेथ एनिवर्सरी को भी नमन करके केक काटता हूँ और रीबर्थ डे मनाता हूँ। जी। तो सर, आर्मी में आप कमीशन ऑफिसर बने 97 में, तो वहाँ तक की जर्नी आप बताएं। आर्मी में जाने का ख्याल कैसे आया? मेरा बचपन बीता है रुड़की में। जी। एडमिशन मेरा हो गया था केवी भूटान में। उसके बाद किन्हीं कारणों से कुछ मेरे पिताजी अपनी जॉब खो बैठे थे और फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं थी। और मेरे दादा दादी जो रहते थे वो रुड़की में रहते थे। जी। तो उनके पास मुझे स्टेबलाइज करने के लिए, और दूसरा कारण ये था कि मेरे पिताजी और 5 भाई थे, 5 में से 2 की इन कंटिन्यूएशन डेथ हो गई थी। जी। तो उस कारण से मेरे को उन्होंने दादा दादी के पास स्टेबलाइज कर दिया था। जी। तो वहाँ रुड़की जो है वो 2 चीज़ों के लिए फेमस है, 3 चीज़ों के लिए फेमस है वैसे। जी। एक तो अभी आईआईटी बन चुकी है, जो रुड़की यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर थी पहले। उससे पहले वो इंग्लिश टाइम में थॉमसन यूनिवर्सिटी कहलाती थी। जी। दूसरी चीज़ जो है, बंगाल इंजीनियर ग्रुप, आर्मी का एक हिस्सा है इंजीनियर रेजिमेंट का, बंगाल इंजीनियर ग्रुप, उसका सेंटर है वहाँ पे। जी। और तीसरा जो मशहूर चीज़ है वो है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CBRI। जी। एनीवे, तो जो BEG सेंटर है, वही सेंटर वहाँ के केवी को मैनेज करता था, ओके। केंद्रीय विद्यालय। ओके। और मैं जब घर से निकल के स्कूल जाया करता था, रास्ते में सेंटर से क्रॉस करते हुए जाते थे। जी। तो एक जो वो इम्पैक्ट था कि आर्मी कैंटोनमेंट, सोल्जर्स को, यूनिफॉर्म को, वो तो शुरू से ही दिखने लग गया था। जी। फिर क्या हुआ कि कुछ
सिचुएशंस ऐसी हुई कि मैं वो किस्सा अलग है, खैर उसके बारे में नहीं, हम अलग से बात करेंगे। लेकिन 8वीं क्लास में मेरे को गुरुद्वारा साहब के साथ कनेक्ट हो गया बहुत। अच्छा जी। मैं दादा दादी के साथ गुरुद्वारे जाने लग गया। जी। और वहाँ पर रामनगर है रुड़की में एक इलाका, उसके गुरुद्वारे में काफ़ी लोग जो कथावाचक या ग्रंथी सिंह आके बाहर से आके अपने अपने प्रचार किया करते थे और सिख हिस्ट्री और सिख वैल्यू सिस्टम के बारे में बताया करते थे। जी। जी। तो उससे मुझे कनेक्ट हुआ अपनी हिस्ट्री, जो जो ब्रेव हिस्ट्री है, जो कल्चर है, गुरुओं का जो सेक्रीफाइस है, सर्विस टुवर्ड्स अदर्स, जो उन्होंने ज़िंदगी जी है हमेशा सब कुछ निछावर करने वाली, वो इनपुट मिला। और फिर मेरे को धीरे धीरे, क्योंकि आर्मी अच्छी लगती थी, तो आर्मी के बारे में जब जाना तो लगा कि यार ये जो हिस्ट्री है, इन रियलिटी ये तो इंडियन आर्म फोर्सेस है। जी। क्योंकि जैसे हिस्ट्री में वो सेल्फलेस सेक्रीफाइस वाली लाइफ जी है, वही सेल्फलेस सेक्रीफाइस वाली लाइफ आर्मी आर्म फोर्सेस के जो सोल्जर्स हैं वो जीते हैं। जी। तो मुझे लगा कि यार अगर अपनी हिस्ट्री को मैंने जीना है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर मैं आज की डेट में भी वैसी वैल्यू सिस्टम के साथ जी सकता हूँ। जी। तो वो जो एक लिंक जुड़ा, उससे मुझे इतनी इंस्पिरेशन मिली कि रुड़की जैसा शहर जो कि मशहूर है इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, जहाँ पर ज़्यादातर जो स्कूल के विद्यार्थी होते हैं वो साइंस वाले इंजीनियरिंग एंट्रेंस भरने के लिए दो दो साल एक दो साल तक अपना ड्रॉप भी कर देते हैं कई बार प्रिपेयर करने के लिए। मैंने कभी भी उसका फॉर्म तक नहीं खरीदा, अच्छा जी। क्योंकि मेरा फंडा क्लियर था 9th तक आते आते, 8th 9th में ही, कि आर्मी में ही जाना है। ओके। तो वो बात अलग है कि रास्ता थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ा मुझे। एनडीए क्लियर नहीं हुआ फर्स्ट गो में, सेकंड गो में भी नहीं हुआ। जी। फिर मेरे को सी डी एस वॉज द नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि एनडीए की एज ख़त्म हो चुकी थी। तो सी डी एस पे आने के लिए ग्रेजुएशन करनी ज़रूरी थी, और ग्रेजुएशन की लग्जरी इतनी नहीं थी कि मैं वहाँ पर रेगुलर ग्रेजुएशन कर सकूँ फाइनेंशियल सिचुएशन के साथ। तो मैंने वाया मीडिया चुना कि लर्न एंड अर्न, दोनों चीज़ इकट्ठी करी जाए। जी। तो वो स्टॉप गैप मेजर अपने आप को ग्रेजुएट बनाने तक के लिए बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होता था एक, ओके। नेशनलाइज बैंकों में क्लार्क भर्ती होने के लिए। ओके। तो वो बीएसआरबी का मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया, और इलाहाबाद बैंक में एज ए क्लर्क आई गॉट एनरोल्ड 91 में। जी। तो लुधियाना में मैंने 2.5 साल इलाहाबाद बैंक में क्लर्क के पद पे काम किया, और साथ के साथ मेरठ यूनिवर्सिटी, जो कि अब चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी बन चुकी है, जी। उसमें मैंने बीए प्राइवेट का एनरोलमेंट कर दिया था। तो रास्ता तो उसमें भी काफ़ी चैलेंजेस थे, वो सिचुएशन अगर हम बैठने लग जाएंगे तो बहुत टाइम बीत जाएगा, बट टू कट द स्टोरी शॉर्ट, जी। बीए प्राइवेटली करने के बाद मेरे को 2 अटेम्प्ट और लगे, फिर सीडीएस का पेपर पेपर क्लियर करने के लिए, और 2 अटेम्प्ट और लगे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, एसएसबी जो होती है उसको क्लियर करना। बट ओके। फाइनली 95 में मैंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून ज्वाइन किया। जी। वहाँ से मैं 97 दिसंबर 6 को कमीशन होकर ऑफिसर बन गया। जी। तो सर आप हमें ये बताएं, 97 से लेके 2007 तक आपने सर्विस की है, एंड जो कारगिल युद्ध वाला ऑपरेशन विजय वाला जो पीरियड था उसमें आप अखनूर सेक्टर में तैनात थे, और वहाँ से लेके अखनूर सेक्टर से तैनाती और द डी डे जिस दिन आपकी मेजर इंजरी हुई जो आप सेकंड बर्थ मानते हैं, उसका बताएं सर। 97 दिसंबर में, जैसे मैंने बताया, 7th बटालियन ऑफ द डोगरा रेजिमेंट में मेरे को कमीशन मिला था आईएमए से। जी। और जनवरी में मैंने छुट्टी, ट्रेनिंग के बाद छुट्टी छुट्टी काटने के बाद जनवरी में मैंने यूनिट ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद इमीडिएटली जो होता है यंग ऑफिसर्स कोर्स होता है, जो मैंडेटरी कोर्सेज होते हैं इन्फेंट्री के लिए,
एक वायोज जो यंग ऑफिसर कोर्स और एक कमांडो, ये 2 मैंडेटरी कोर्सेज बैक टू बैक करने पड़ते हैं आपको। जी तो वो यूनिट मेरी उस समय थी हैदराबाद में जब मैंने ज्वाइन किया। जी मैं चला गया वायोज करने के लिए मऊ में, इंदौर के पास जगह है मऊ। और उस दौरान 6 महीने का वो वायोज करने के बाद जब मैं वापस आया तो यूनिट मेरी पिलावाला में आ चुकी थी, लाइन ऑफ कंट्रोल जो अखनूर में पड़ता है। जी 1-2 महीने लगाने के बाद फिर मेरा कमांडो कोर्स आ गया था, बेलगांव में मैं कमांडो कोर्स करके आया। तो मार्च में मेरा कमांडो कोर्स ख़त्म हुआ था और फिर उसके बाद मैंडेटरी छुट्टी जो थी काटने के बाद मैंने मई में यूनिट ज्वाइन करी थी 99 में। जी मई में यूनिट ज्वाइन करी और एक पोस्ट पे मुझे भेजा गया जो कि PP6 के नाम से जानी जाती है, जी जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ही है बिल्कुल। और दुश्मन की पोस्ट और हमारी मेरी पोस्ट के बीच में 80 मीटर का फासला था। जी उस पोस्ट को मेरे को मैन करने के लिए भेजा गया, जिस पे मेरे साथ एक जेसीओ और 28 अदर रैंक थे वहाँ पे। जी तो ये मई में मैंने ज्वाइन किया और तकरीबन जून के दौरान में ऑपरेशन मुझे शुरू हो गया था। तो 15 जुलाई को मुझे चोट लग गई उस पोस्ट पे। तो मेरी जो टोटल सर्विस हुई थी उस समय आई थिंक 1.5 साल की सर्विस हुई थी जी जब ऑपरेशन मुझे शुरू हो गया था। तो एक तरीके से खुशकिस्मती थी कि बहुत जल्दी अपने आप को मैं किसी ऑपरेशन या किसी वॉर में पार्टिसिपेट करवा पाया, जो कि अक्सर एक किसी ना बैक ऑफ द माइंड सोल्जर के दिमाग में रहता ही है कि कुछ हो तो मैं उसमें पार्ट ले सकूं। जी जी वो बात अलग है कि उसके बाद 15 जुलाई को चोट लगने के बाद जो ज़िंदगी ने करवट लिया, वो करवट एक बहुत ही खूबसूरत करवट था। हालांकि चोट तो दर्दनाक इतनी थी कि मैं अनकॉन्शियस पोस्ट पे ही हो गया था। और जब मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया जिसमें 2.5 घंटे लग गए थे इस्लामाबाद से अखनूर आने में, तो मैं कार्डियक अरेस्ट और बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने के कारण डॉक्टर ने मुझे, सर्जन ने डिक्लेयर डेड भी कर दिया था। जी मगर कर्नल राजिंदर सिंह थे एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, जो कि बहुत अपनी डेयरिंग स्पिरिट के लिए माने जाते हैं, नेवर से डाई एटीट्यूड के लिए माने जाते हैं। उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने मुझे कहीं से रिवाइव किया और वहाँ से एक खूबसूरत जर्नी शुरू हुई, जी जिसमें आगे चल के बहुत सारी अचीवमेंट, बहुत सारे अप्लॉड्स मिले। तो देखा जाए तो अगर हम उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को फोकस करें जी और आम एक नज़रिए से उसको देखें तो बंदा ये सोचता है कि यार बताओ, सारी उम्र जिस चीज़ के लिए एस्पायर किया कि फ़ौज में जाके ऑफिसर बनूंगा, बना वो बड़ी मुश्किल से। उसके बाद हुआ क्या, 1.5 साल में चोट लग के डिसेबल हो गया 100%। तो क्या मिला? एक ये तो एक आम नज़रिया है, जी लेकिन मेरे नज़र से अगर देखो तो आप होलिस्टिक व्यू को अगर आप देखो कि ज़िंदगी में अब तक पिछले 49 ईयर्स में क्या अचीवमेंट्स हैं, तो 15 जुलाई 99 के बाद की जो अचीवमेंट्स हैं, जी उन अचीवमेंट्स से पता चलता है कि वो इंसिडेंट कितना इम्पोर्टेंट था। जी मतलब मैं तो शुक्रगुजार हूँ उन जवानों का, 7 डोगरा के, जिन्होंने मुझे अपनी जान पे खेल के बचाया, इवैक्यूएट किया। यूनिट का, ऑफिसर साहिबान का, उन डॉक्टर साहिबान का, जिन्होंने मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचाने में मदद करी। कैप्टन जोशी होते थे RMO हमारे। जी और फिर फर्दर जितने हॉस्पिटल के मेडिक्स थे, डॉक्टर्स थे, जिन्होंने अपना खून दिया, 7 डोगरा के जवानों ने खून दिया। तो पता नहीं किस किस अनगिनत अलग अलग धर्मों के लोगों का खून मेरे साथ है, उन सब का तो मैं शुक्रगुजार हूँ ही हूँ। जी लेकिन अगर आप मेरे से पूछो तो मैं बल्कि उस बंदे का भी शुक्रगुजार हूँ जिसने वो बॉम्ब फेंका, क्योंकि अगर वो ना बॉम्ब फेंकता तो चोट ना लगती। जी चोट ना लगती तो इन सब का जो काम था ये ना होता। जी ये ना होता तो मैं बचता ना।
मैं ना बचता तो ये कहानी कैसे घड़ी जाती कि आप मेरे को इंटरव्यू लेने के लिए बुलाते। तो जी ये एक कायनात का एक तरीका होता है कि हमको लगता है कि कुछ नुकसान हो रहा है, जी लेकिन अगर आप पूरे बड़े नज़रिए से उस पिक्चर को देखो कि बड़ी पिक्चर, जैसे आप हवाई जहाज में जब उड़ते हो तो पूरे शहर का पिक्चर नज़र आती है, जी तो उसमें आपको पता चलता है कि आपका घर कहाँ है और वो कितना स्ट्रेटेजिकली है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर। ऐसे ही अगर आप अपनी जीवनी को पूरा होलिस्टिकली पूरे विजन से देखो तो पता चलता है कि वो छोटे छोटे से जो इंसिडेंट्स हैं उन्होंने लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट बन जाते हैं। जी तो ये 15 जुलाई का इंसिडेंट लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट बना जी कि डीपी सिंह जो एक अननोन था, कोई जानता नहीं था, ना कभी शायद कोई जान जान पाता उसे, वो एक नोन फिगर बन गया। जी तो उसका शुरुआत करने वाला कौन है? जी उसका शुरुआत करने वाला तो वो सिपाही है ना पाकिस्तान का, जिसने वो बॉम्ब फेंका। जी तो तो भले ही वो दुश्मन है, लेकिन उसका भी एक पार्ट है उस डेस्टिनी में, रोल है बहुत बड़ा जो उसने बखूबी निभाया, जी जिसके कारण सारी कहानी चेंज हुई, जी जिसके कारण इतनी अचीवमेंट्स आई, जिसके कारण इतने अवार्ड अप्लॉड आए। तो ये सब ब्यूटीफुली लेड नेचर का प्लान है। हमारा सिर्फ फर्ज इतना होना चाहिए कि हम उसको समझें, अपनाएं, एब्जॉर्ब करें, अपने आप को अडेप्ट करें अपनी फ्लेक्सिबिलिटी रखते हुए। जैसे वो बोलते हैं ना, रजा में रहना, जी कि परमात्मा जो करा रहा है उसको सर मत्थे स्वीकार करके अपना बेस्ट दें हर सिचुएशन में। जी अगर ये करने लग जाएं हम, तो अचीवमेंट्स और बाकी सारी सक्सेस, बाकी सारी चीज़ें जो अपने आप होने लग जाती हैं। जी यही शायद मेरी ज़िंदगी में हुआ है। जी तो सर ये मैं जो बताना चाहूँगा दर्शकों को, मेरे को सुनते हुए आई एम गेटिंग गूज बम्स। तो मैं सर से पूछना चाहूँगा ये ब्लेड रनर बनने का आइडिया कैसे आया, जो प्रोस्थेटिक आपने लेग लगवाई पुणे से, उसके बारे में बताएं। एंड ये आपने ब्लेड रनर कैसा आइडिया आया, क्योंकि अगर वार में आपकी एक लेग चली गई है तो जनरली जो मेरे जैसे लोग होते हैं वो बाकी की ज़िंदगी मतलब ये सोच के काटते हैं कि लाइफ इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट एंड भगवान ने हमसे एक लेग छीन ली है। तो ये एक न्यू लाइफ, एक न्यू थॉट ऑफ लाइफ जो है ब्लेड रनर बनने की, आपने स्काई डाइविंग भी करी है कनाडा में जाके, उसकी भी वीडियो है मेरे पास। सो ये सारी चीज़ें आप हमें हमसे शेयर करें, उसके बाद लाइफ चेंज कैसे हुई। देखो, थॉट प्रोसेस तो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि वो बच्चा जो गुरुद्वारा साहिब से जुड़ गया था, जी उसने अपनी हिस्ट्री से, कल्चर से ये चीज़ सीख ली थी कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। जी और गुरबाणी ये चीज़ सिखाती है कि परमात्मा की रज़ा में रहो, जी अपने आप को सरेंडर करो। लेकिन सरेंडर करने का मतलब ये नहीं है कि आराम से बैठ जाओ आप कि जी लै भरा मैं तो सरेंडर कर लिया हूँ, तू जो कराना है करा ले। दैट इज नॉट सरेंडर। जी सरेंडर मीन्स जी एक्सेप्टेंस, जी एक्सेप्टेंस ऑफ द रियलिटी। जी रियलिटी जैसे मेरा नाम डीपी सिंह है, मेरा नाक ऐसा है, मेरी आँख ऐसी है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैंने जगाधरी में जन्म लिया, मैं 5 फुट 7 कद का इंच का कद है मेरा, मेरा रंग है। ये सारी रियलिटीज़ हैं, जी इसको आप चेंज नहीं कर सकते। जी आप जब तक इनको एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, तब तक आपके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिफ्ट आती रहेगी जो नेगेटिविटी जनरेट करेगी। जी तो ऐसे ही ये एक रियलिटी है कि मुझे चोट लगी, जी मेरी टांग खोई, मेरे को बहुत शरीर में जगह जगह जख्म है, चोटें हैं, शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं है जो बचा नहीं हुआ, और वो मुझे तंग करते हैं, दर्द देते हैं, तकलीफ देते हैं, ये सब रियलिटी है। जी लेकिन इसको या तो मैं चेंज कर सकूं, तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ जो चीज़ें। अब मैं, ऐसा तो है नहीं कि मेरे को कोई बोले कि भैया आप रोओगे जोर जोर से और कोसोगे भगवान को, ये जुगती आप 15 हफ्तों तक सैटरडे को रोज सुबह 9 बजे उठ के करा करोगे, तो 15 हफ्तों के बाद आपकी टांग निकल के आ जाएगी। ऐसा तो नहीं हो सकता। जी तो जब ये नहीं हो सकता तो फिर इसको ऊपर रो के फायदा क्या, जी इसमें परेशान होके फायदा क्या।
ये एक्सेप्टेंस की जो चीज़ है ये हिस्ट्री सिखाती है। जी गुरुओं ने अपनी पूरी लाइफ अपने पिता को, अपने बच्चों को, अपने आप को उस रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए निछावर कर दिया, डेडिकेट कर दिया, सरेंडर कर दिया। तो अगर वो ऐसा कर सकते हैं और वो उनकी सिखलाई है, तो हमें भी वो यही चीज़ सिखा रहे हैं कि इसी में खुशी है, इसी में भलाई है। तो उसको फॉलो करने की कोशिश करी है मैंने थोड़ी सी। जी तो ये कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो गया था, ये बचपन में हो गया था। जी आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं। जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, जहाँ हो रहा है, सब अच्छा है, जी ये सबको पता है। हम सब अक्सर डिस्कस करते हैं, है ना। 11वीं में मैं फेल हो गया। जी मंडल कमीशन का साल था, जी और उस साल भी जैसे कोविड के दौरान छुट्टियां पड़ी रही, वैसे छुट्टियां पड़ी रही सारी उम्र, सारा साल। और हमें लगा कि अब तो एग्ज़ाम भी नहीं होंगे, बस ऐश होगी बच्चों की, हम खेलते रहते थे सारा दिन। और सडनली बताया गया कि अब एग्ज़ाम हो रहे हैं। जी और साइंस का मैं स्टूडेंट था, फेल हो गया। जी फेल हो गया तो अब फेलियर में क्या अच्छा है, वो 11वीं का बच्चा सोचा करता था कि ये थॉट प्रोसेस कि जो हो रहा है, जब हो रहा है, जहाँ हो रहा है, जैसे हो रहा है, अच्छा है। सब सब हो रहा है जो अच्छे के लिए हो रहा है। ये फेलियर में क्या अच्छा है, क्या भलाई है। जी एक तो साला मेरा वैसे ही फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, फीस खराब, साल खराब, टाइम खराब, सब कुछ खराब, और एक धब्बा कि ये फेल हो गया है ना। निकम्मा किसी काम का नहीं है, पढ़ता लिखता नहीं है। जी तो इसमें क्या भलाई है। जी इस बात का पता मुझे एक साल के अंदर अंदर चल गया था। जी क्योंकि जब मैं साल अपना रिपीट कर रहा था 11th वाला, तो मेरा जो जनवरी का टाइम था उस समय, जनवरी फरवरी के टाइम में प्रिपरेटरी वेकेशन होती है, लीव होती है बोर्ड के लिए। जो पिछला बैच था वो बोर्ड के लिए अपना तैयारी के लिए घर बैठ के छुट्टियों में तैयार पढ़ रहा था, जी और मैं स्कूल आ रहा था। तो उन दिनों इंटरवल के टाइम एक बाग होता था हमारे स्कूल में, किसी ने उसमें मधुमक्खी के छत्ते पे पत्थर मार दिए। जी अब वो पूरी बड़ी मक्खी का छत, बड़ी जो मक्खी थी वो किसी एक चौथी या पता नहीं दूसरी क्लास की बच्ची थी, उसके ऊपर चिपक गई थी। जी तो मुझे लगा कि शायद इंटरवल ख़त्म हो गया है और मैं क्लास में अभी तक पहुंचा नहीं हूँ, तो आज फिर मुर्गा बनना पड़ेगा। लेकिन पता चला कि नहीं, मैं इंटरवल ख़त्म नहीं हुआ है। ये तो सन्नाटा इसलिए है क्योंकि मक्खियाँ घूम रही हैं। जी तो दो बच्चे छिपे हुए थे, उनसे मैंने पूछा कि क्या हो गया। तो उन्होंने जब बताया कि ऐसे करके किसी को चिपक गई है, तभी मैंने देखा वो लड़की रोती बिलहाती करहाती मेरी तरफ चली आ रही है। जी आप इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन वो एक छत्ता चला आ रहा था मेरी तरफ। जी तो मेरा रिएक्शन था कि मैं भागा, भागते भागते अपना स्वेटर निकाला, उसके ऊपर फेंका, उसको बच्ची को उठाया, स्कूल के कॉरिडोर में लेके गया। तब तक मक्खियाँ वक्खियाँ थोड़ी उड़ चुकी थी, थोड़ी मुझे चिपक गई थी। और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, तो डॉक्टर ने बताया कि अगर ये 5-10 मिनट और लेट हो जाती तो बचा नहीं पाते हैं। जी तो अब उस सिचुएशन में वो दो बच्चे भी छुपे हुए थे, जी उन्होंने तो कुछ नहीं किया। रिएक्शन मेरा था, मेरे को ही उस सिचुएशन में वहां पे मौजूद होना था उस बच्ची को बचाने के लिए। जी अगर मैं पास हो गया होता तो मैं घर बैठा होता। जी तो मुझे फेल होना जरूरी था, क्योंकि फेल होने के कारण ही मैं स्कूल में आ रहा था उन दिनों, और इसीलिए वो बच्ची की लाइफ बच पाई। मैं उसका क्रेडिट नहीं लेता हूँ, लेकिन ये एक डेस्टाइन चीज थी। तो कहाँ पे एक साल और कहाँ पे एक लाइफ। जी तो मुझे आंसर मिल गया कि भैया, एक साल खोने के बावजूद अगर आपने किसी की जान बचा ली तो नो बिग डील, यू हैव नॉट लॉस्ट एनीथिंग। तो दैट प्रूव्स कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर सम गुड। जी और यही चीज का कॉन्सेप्ट जब क्लैरिटी थी, तो जब चोट लगी मुझे, तो मेरे को पहला ही रिएक्शन जो था, जब ऑपरेशन थिएटर ले जाने से पहले डॉक्टर मेरा टांग का मुआयना कर रहा था, इसमें गैंग्रीन हो गई थी। तो वो पट्टी खोल के जब देख रहा था, मेरे से बात करने की थोड़ी सी करेज मस्टर कर रहा था, क्योंकि एक यंगस्टर को बताना कि आपकी टांग काटी जाएगी जी बड़ा दुख वाला, मतलब एक
मोमेंट होता है, आप डॉक्टर को भी क्लियर होना चाहिए उससे पहले, ताकि वो क्या बोलना है कैसे बोलना है उसको पता होना चाहिए जी। तो बिफोर ही कुड मस्टर द करेज कि वो मेरे से वो रियलिटी शेयर करे, मुझे पता चल गया था कि टांग कट जाएगी। आपको पता चल गया था? क्योंकि पट्टी जैसे उतरी तो मुझे दिख रहा था कि इसका हाल ऐसा है, बचा ही नहीं है कुछ, तो और बचाएंगे क्या इसमें से। तो जैसे ही उन्होंने बोला कि डीपी वी नीड टू एम्प्यूट योर लेग एंड वी विल ट्राई टू सेव एज मच एज पॉसिबल, तो मेरा रिएक्शन था सर प्लीज गो अहेड एंड डू योर बेस्ट। ओके। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा चमत्कारिक चीज हुई थी, मेरे दिमाग में सडनली एक थॉट आया जो बड़ा स्पिरिचुअल थॉट था, और वो बड़ा मोटिवेटिंग था, क्योंकि मुझे एकदम पता नहीं क्यों लगा कि अभी देखने को मिलेगा कि एक एम्पुटी की लाइफ क्या होती है, डिसेबल लोगों की लाइफ क्या होती है। इट्स अ न्यू चैलेंज फॉर मी, और शायद मैं कुछ ऐसी ज़िंदगी जी पाऊंगा जिससे ना सिर्फ मुझे बल्कि लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले। अब ये थॉट कोई आना एक ओटी टेबल पे पड़े हुए बंदे के बस का नहीं है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये परमात्मा की कोई आशीर्वाद था जो मेरे दिमाग में विचार डाला। जी। पर उसके साथ साथ जो सेकंड थॉट था वो ये था मेरा कि मैं अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा जी। कभी भी। ये दो जो विचार थे, इन विचारों ने मेरे पूरी लाइफ को डिक्टेट किया बाद में। ओके। इम्पॉर्टेंटली दी सेकंड वन, जो एक रिजॉल्व था अपने साथ कि मैं स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। जो करना है, जैसा करना है, आप जैसे हैं इससे भी बेहतर ही होना चाहिए। उस मोटिवेशन के साथ, उस इंस्पिरेशन के साथ जो अपने साथ एक रिजॉल्व बनाया था, मैंने कभी भी कोई चीज़ में अपने आप को ये नहीं समझा कि मैं नहीं कर सकता, रादर कैसे कर सकता हूँ इसका आंसर ढूंढने लग गया मैं। जी। तो दौड़ना क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, जी। फिजिकल फिट रहना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फौजी के लिए तो और भी ज़्यादा। ये पार्ट ऑफ लाइफ हर एक का होना चाहिए। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू हेयर टेक अ पॉज एंड रिक्वेस्ट सब सुनने वालों को, देखने वालों को, कि सबसे आसान तरीका, नेचुरली गिफ्टेड तरीका फिट रहने का भगवान ने हमारे को बचपन में ही सिखा दिया था। दौड़ना, भागना, चलना, जिसको भूल गए हैं हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जी। और एयर कंडीशन एटमॉस्फेयर में अपने आप को कंफर्ट में डाल के तीसरी, चौथी, पांचवी जगह पे ढूंढ रहे हैं कि अब फिट कैसे हों, जी। जबकि आपको कुछ नहीं करना फिट होने के लिए। सिर्फ जूता पहनो, निक्कर पहनो, जूता भी पहनने की जरूरत नहीं है, नंगे पैर चले जाओ बाहर, जी। जाके थोड़ा सड़क पे घास में घूम के आओ, दौड़ के आओ। हफ्ते में 3-4 बार भी ऐसे करोगे तो आपकी फिटनेस बिल्कुल बरकरार है, आपकी सेहत अच्छी है, आपको नींद अच्छी आएगी, आपके विचार अच्छे होंगे, आपको भूख अच्छी लगेगी, जी। सब बढ़िया हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में मेरे फिट था, तो मैं हमेशा सोचता रहता था कि यार अब आर्टिफिशियल लेग के साथ कैसे दौड़े, कैसे दौड़े, कैसे दौड़े। तो धीरे 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 जिंदगी बीतती गई, बीतती गई। एक दिन एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन का मैंने ऐड देखा, उसमें मैं उन दिनों ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुका था। जी। 2007-8 की बात है, 7 में मैं बाहर आ गया था। 8 में मैं आईसीआईसीआई बैंक के साथ काम करता था दिल्ली में। तो बैंक की टीम जो थी वो एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रही थी। ओके। तो उनके साथ मैं भी चला गया। ओके। 5 किलोमीटर का उन्होंने वो एक कम्युनिटी वॉक टाइप एक उसमें हिस्सा होता है, और जो रनर्स होते हैं वो 21-10 भागते हैं, अदरवाइज एक ग्रुप जाके 5 किलोमीटर की वॉक करके आ जाता है। वैसे भी वो कॉरपोरेट की टीम पार्टिसिपेट करती है। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेशन किया, तो मुझे उसका जो जो एक ऑरा था उस जगह का, जो एक जोश, एक जुनून, जो पैशन जो लोगों में नजर आया, उससे मुझे पिछली अपनी ज़िंदगी याद आ गई। ओके। जो एक सुपर एक्टिव लाइफ में जी रहा था चोट लगने से पहले। जी। तो मुझे लगा यार ये एक जगह है। बस तब दिमाग ने मतलब एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया कि अब पार्टिसिपेट करना है, करना है, करना है। उससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि मैराथन क्या चीज़ होती है, मैराथन का डिस्टेंस कितना होता है, हाफ मैराथन 21 किलोमीटर की थी, मुझे कुछ नहीं पता था। लोगों ने इनकरेज किया बाई रेजिंग द क्वेश्चन ऑन माई एबिलिटी। लोगों को लगता था कि मैं डिसेबल हो गया हूँ, किसी काम का नहीं हूँ,
और आम जनता का भी जो नज़रिया आम डिसेबल लोगों की तरफ था, आई एम टॉकिंग अबाउट 2007-8, उस समय, अभी तो बहुत बदलाव आ गया है। यस यस, अब तो सी चेंज है। अभी तो बदलाव आ गया है क्योंकि हमारे जैसों से और जो मेरी एनजीओ की एक्टिविटीज़ हैं और बाकी लोगों ने भी धीरे धीरे इनिशिएटिव लेके पार्टिसिपेशन शुरू कर दिया यस है। यस। लेकिन उस समय नहीं था कुछ ऐसा। जी तो उस समय तो नज़रिया ये था कि यार इसके कुछ गलत काम किए हुए हैं, बुरे कर्म है, पिछले कर्मों का पाप है, ये सब चीज़ों का कनेक्शन जोड़ देते थे जी कि डिसेबल है। तो मुझे लगा यार ये कि सोल्जर के सामने ये जो है ना, ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। तो डिसेबिलिटी और एबिलिटी जो, ये सब चीज़ें नोबडी शुड डिक्टेट कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते। करना ना करना मेरे हाथ में है, जी कर्म मेरे हाथ में है। उसको कर्म को एक्सरसाइज करना कितने बेस्ट तरीके से मैं कर सकता हूँ, एक्सेप्टिंग अपनी चैलेंजेस, इश्यूज, डिसेबिलिटी, पेन, डिफिकल्टीज, मेडिकल इश्यूज, रियलिटीज, उन सबको एक्सेप्ट करते हुए अब क्या सबसे बढ़िया काम मैं कर सकता हूँ, ये मेरे हाथ में है। जी यही परमात्मा ने एक शक्ति दी है इंसान को कि, और इसीलिए बोलते हैं कि अपने कर्मों से आप अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हो। तो हर सिचुएशन में जो आपके सामने आ रही है उसमें आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, यही दो ऑप्शन होते हैं कि मैं करता हूँ, कुछ कोशिश करके देखता हूँ, या मेरे बस की नहीं है, ये तो बेकार है, ये तो बहुत मुश्किल है। ये दो ऑप्शन हर सिचुएशन में होते हैं। चाहे पानी का गिलास पीना हो, उसके लिए भी आपको मैं उठा के पी सकता हूँ, नहीं यार थका हुआ हूँ, कोई पकड़ा के पिला दे। दैट कैन ऑल्सो बी, एवरी सिचुएशन गिव्स यू टू ऑप्शन, येस और नो। तो मैंने सिर्फ येस को एक्सरसाइज करने के साथ साथ उसका तरीका ढूंढने की कोशिश करी है। तो जब मुझे वो लगा कि यार ये दिल्ली एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन जो है, ये एक मौका है जहाँ पर मैं लाइव परफॉर्म कर सकता हूँ दुनिया के सामने और मेरी एबिलिटीज़ का शोकेस कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे अपने ऊपर काबू करना पड़ेगा कि क्या मैं खुद को इतना स्ट्रेच कर सकता हूँ, अपने कंफर्ट से बाहर आ सकता हूँ। तो मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। जी मुझे सिर्फ इतना पता था कि 21 किलोमीटर को कंप्लीट करना है 3.5 घंटों में, क्योंकि 3.5 घंटों का टाइम तक ट्रैफिक रेगुलेशंस रहेंगी, उसके बाद ट्रैफिक को फ्री कर दिया जाएगा। भाग रहे हो अगर आप उसके बावजूद भी तो भागते रहो, मगर ट्रैफिक नहीं हटेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मुझे इतना पता था कि 21 किलोमीटर में मैक्सिमम टाइम 3.5 घंटे मिल रहा है। अब चल के कर लेते हैं यार, भागना जरूरी थोड़ी है। अगर भागा नहीं जा रहा है मुझसे तो प्रैक्टिस तो शुरू करो। तो मैंने धीरे धीरे चलना शुरू किया। अब देखिए, ये भी आपने सुना होगा कि जब आप शिद्दत से किसी चीज़ को करना चाहते हो तो कायनात अपने आप सपोर्ट करती है। तो जब मैं प्रैक्टिस में तेज चल रहा था, एक दिन चलते चलते तेज चलते चलते सडनली मेरे को लगा कि यार अगर मैं कूदने लग जाऊं अपनी टांग के ऊपर और तो थोड़ा और फास्ट चल सकता हूँ। तो मैंने हॉप रनिंग शुरू कर दी। ओके लेफ्ट लेग के ऊपर जंप करके आगे भागता रहता था और राइट लेग को थोड़ा सा सपोर्ट देके पुश करके आगे ट्रैक कर लेता था। तो एक तो होता है नॉर्मल चलना, एक होता है ठक ठक, ऐसे करके ड्रैग करते रहते थे। तो उसको हॉप रनिंग, वो सडनली मुझे एक दिन प्रैक्टिस में पता चल गया। तो मुझे लगा यार ये तरीका ज़्यादा अच्छा है, इससे मैं टाइम काट सकता हूँ अपना। तो मैंने उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, हॉप रनिंग। और मैंने टारगेट रख लिया कि 21 किलोमीटर का 3.5 घंटे है। तो प्रैक्टिस में कम से कम अगर मैं 14-15 किलोमीटर तक कर लूँ तो बाकी अगर नहीं भी हो पाएगा तो खींच लेंगे। जी लेकिन जितना टाइम था 2 4 5 महीने का, उसमें मैं 9 किलोमीटर तक कर पाया था प्रैक्टिस, ओके उससे ज़्यादा नहीं कर पाया। तो कंफ्यूज था कि मैं करूं कि ना करूं, पर वही यस और नो का ऑप्शन, तो बोला देखी जाएगी, चलते हैं। तो जब मैं पहुंचा वहाँ पे तो फिर लोगों ने हेल्प करी। मैंने अपनी गाड़ी जैसी पार्क करके स्टार्ट पोजीशन की तरफ जाने लगा तो लोगों ने डाउटफुल नज़रों से देखा कि ये, क्योंकि मैं शॉर्ट्स में था और आर्टिफिशियल लेग भी पूरी नज़र आ रही थी। आपको अगर मैं दिखाऊं तो देखो, जैसे ये पूरी ऐसे नज़र आती है, जी और शॉर्ट्स अगर पहन लो आप तो ये नीचे का पार्ट पूरा नज़र आ रहा था। इसके ऊपर कवर कोर भी चढ़ा देते हैं, लेकिन वो मैंने हटा दिया था। मैंने कहा जब पॉइंट वही है कि एक्सेप्ट करना है तो फिर दिखाना किस बात, मतलब छुपाना किस बात का, ढंग से जी दिखाओ सब कुछ।
तो लोगों को लगा कि ये क्या गलत आ गया, शायद 5 किलोमीटर वाली रन में जाना चाहता होगा। वो उससे भी ज़्यादा एक वॉक फॉर डिसेबल होती थी 2-2.5 किलोमीटर की, तो ये तो जल्दी आ गया बहुत। तो मुझे लगा कि यार अब तो ये करना ही पड़ेगा, जी अब तो चैलेंज हो गया। जी तो फिर जब मैं स्टार्ट पॉइंट पे था, स्टार्ट पॉइंट में दो बुजुर्ग खड़े थे, जी एक कोई मेरे ख्याल 70, एक 75 साल के। तो मुझे डाउट हुआ, जैसे लोगों को मेरे ऊपर डाउट हो रहा था वैसे मुझे उनके ऊपर डाउट हुआ। देखो दिमाग कितना खेलता है। जी मैंने कहा, मैं अंकल से पूछा, मैंने कहा अंकल जी आप हाफ मैराथन? कहते क्यों बेटा? हाँ, मैंने कहा हाफ मैराथन करोगे आप? कहते हाँ। मैंने कहा डीपी सिंह। जी तो बस वो मुझे किक लगी, फिर मैंने कहा डीपी सिंह अगर यार तू, तेरे ऊपर डाउट लोग कर रहे हैं, तो तू भी तो किसी के ऊपर डाउट कर रहा है, दोनों चीज़ गलत है। अगर ये कर सकते हैं तो तू भी कर सकता है। जी 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 तो मैंने शुरू कर दिया। जी मुझे 3 घंटे 49 मिनट लगे थे पहली बार भागते हुए, ओके 3 hours 49 minutes। और 3 घंटे 49 मिनट के बाद जो मैंने कंप्लीट किया था, वो एक अचीवमेंट जो थी, वो फिनिश लाइन को क्रॉस करने की अचीवमेंट इतनी नहीं थी जितने की 3 घंटे 49 मिनट तक अपने आप से जूझने की अचीवमेंट थी। क्योंकि 4-5 किलोमीटर के बाद रगड़ लग लग के जख्म होने शुरू हो गए थे। थक गया था। 8-9 किलोमीटर के बाद प्रैक्टिस ख़त्म हो गई थी। और प्रैक्टिस में तो आप रिलैक्स होते हो, उसमें थोड़ा प्रेशर भी होता है कि आप 21 भागना है प्रैक्टिस तो है नहीं। पर वो अपने आप को हमेशा यस नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करूँगा करूँगा करूँगा, कर करके कर करके कर करके जो एक खुद को जीता ना उस दिन, वो थी अचीवमेंट। जी जी वो गुरबानी की वो जो लाइन है ना, मन जीते जग जीत। जी तो जग पे जीतना तो बड़ा आसान है बाकी चीज़ों में, लेकिन अपने ऊपर जीतना ही मुश्किल है। जी बस वो अगर समझ में आ जाए तो बस सक्सेस आपकी है। तो वो जो अचीवमेंट थी उस दिन, उसके बाद आप हैरान होगे, क्या बढ़िया भूख लगी। रिफ्रेशमेंट में सेब मिला था खाने को, तो सेब के अंदर वाले जो बीज होते हैं ना, वो भी खा गया था मैं। वो भी नहीं छोड़े मैंने अब खा लो उसको भी। सर मैं जानना चाहूँगा अब तक आप कितने हाफ मैराथन दौड़ चुके हैं, फुल मैराथन दौड़ चुके हैं, एंड स्काई डाइविंग का आइडिया आपके मन में कैसा है जो आपने कनाडा में जाके किया, इसके बारे में बताएं। हाफ मैराथन इज 26 हाफ मैराथन है। ओके फुल मैराथन जड़ी है, ओनली वन एक्चुअल फुल मैराथन आई हैव डन, ओके दैट वाज आल्सो सोलो। क्योंकि जिस साल मैं अपना 42वां जन्मदिन मना रहा था, जी उस साल मुझे लगा कि यार आज 42 किलोमीटर भाग के सेलिब्रेट करते हैं। ओके तो मैं सुबह 3 बजे भागना शुरू किया था और 9 बजे तक मैंने सोलो ओके फुल मैराथन भागनी थी। और स्काई डाइविंग का जैसे आपने पूछा, तो 2018 जो साल था वो इंडियन आर्मी का डेडिकेटेड था टू द सोल्जर हु गॉट डिसेबल्ड इन लाइन ऑफ ड्यूटी। ओके उस समय जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते थे। जी तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैं उस समय तक जो अपनी अचीवमेंट्स के कारण आई वाज वन ऑफ द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द इंडियन आर्मी फॉर दैट ईयर। जी तो उनसे मुलाकात होती रहती थी काफ़ी कुछ डिसेबिलिटी फील्ड में, डिफेंस में, डिफेंस मिनिस्टर के साथ मिलके, उनके साथ मिलके काफ़ी काम किया है। तो उनका विचार था कि यार डीपी जो ये एयर ऑफ डिसेबल है, इसको हम एंड करते हैं किसी ऐसी एक्टिविटी से जिससे सोल्जर जो डिसेबल है उसकी एबिलिटी शोकेज हो। जी तो मुझे लगा कि यार मुझे वो मौका मिला, और मैं काफ़ी सालों से मेरे दिमाग में बैकग्राउंड में ये बात चलती रहती थी कि यार अब कुछ दौड़ने वौड़ने के अलावा भी कुछ करते हैं। क्योंकि ये तो हाई ऑल्टीट्यूड पे भी दौड़ चुका हूँ, कच्चे में पक्के में सड़कों में घास में हर जगह दौड़ चुका हूँ। कुछ तो नया होना चाहिए ज़िंदगी में। जी तो स्काई डाइविंग के बारे में मैं काफ़ी टाइम से एक्सप्लोर कर रहा था। तो वो जैसे ही उन्होंने ये बात बोली वैसे ही मैंने वो पकड़ ली। मैंने कहा सर आई वांट टू डू स्काई डाइविंग, ओके इफ़ यू अलाउ मी। तो मैं आई वांट टू गेट ट्रेंड फॉर द स्काई डाइविंग। ओके तो इंडियन आर्मी का आर्मी एडवेंचर विंग है एक, जो कि एडवेंचर एक्टिविटीज़ कराता रहता है, उनकी ट्रेनिंग देता है। जी तो उसके साथ मेरे को ट्रेनिंग के लिए उन्होंने परमिशन दी। एज ए वेटरन आई वेंट टू नासिक
ओके। 2019 मार्च का जो महीना था, पूरा 1 महीना मैंने उनके साथ ट्रेनिंग करी नासिक में। और 28 मार्च को पहली बार नासिक में पहला जंप किया था मैंने। ओके। 9000 फीट से हेलीकॉप्टर से कूदे थे, और वो एशिया में किसी भी डिसेबल का, एम्पुटी का, या किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी वाले बंदे का पहला एशिया का जंप था, जी। सोलो स्काईडाइविंग। फिर वो एक जंप तो कर लिया, लेकिन एक जंप से अब पेट नहीं भरा। जी। तो उसके बाद मुझे कनाडा में इनवाइट किया गया था फॉर अ एक्टिविटी, फॉर अ इवेंट। तो वहाँ मैंने तब एक्सप्लोर किया कि वहाँ पर फर्दर ट्रेनिंग भी मिलती है, स्काई डाइविंग स्कूल्स हैं। ओके। तो अ, वहाँ पर जब मैं गया तो मैंने अपने आप को स्कूल में एनरोल किया, जी। और हफ्ता 10 दिन की वहाँ पे ट्रेनिंग करने के बाद 7 और जंप फिर मैंने वहाँ 12,500 से किए। जी। वो ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट कर पाया क्योंकि वीज़ा ख़त्म हो गया था, तो वापस आना पड़ा। जी। तो वो पेंडिंग रह गया मैं, लेकिन टोटल 8 जंप्स अभी तक मैं स्काई डाइविंग के भी कर चुका हूँ। ओके। सर, ये आपने एक बुक लिखी है, दी ग्रिट ग्रिट द मेजर स्टोरी, मेजर डीपी सिंह एंड वी आर फेरोज एंड श्री राम जगन्नाथन साहब ने, एंड इसका जो फॉरवर्ड लिखा है वो जनरल बिपिन रावत साहब ने लिखा है। सो इस बुक के बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बताएं, इस बुक के पीछे क्या है। एक्चुअली ये जो मिस्टर फिरोज हैं, ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। इनके इनका एक इन, इनका जो बेटा है, ही इज़ अ स्पेशल किड। ओके। तो ये डिसेबिलिटी फील्ड से काफ़ी कनेक्टेड है। जी। तो ये मेरे को उन्होंने मोटिवेट किया कि आपकी स्टोरी जो है बंदों को पता चलनी चाहिए। जी। हालांकि मैं तब तैयार नहीं था, मैंने कहा यार ऐसा तो कुछ अभी तक किया नहीं है, थोड़ा और कुछ करते हैं, अभी तो टाइम है ज़िंदगी का बहुत, जी। जब बुढ़ापे में जाके कहीं लिख सोचेंगे स्टोरी। बट इसे नहीं नहीं मेरे साहब, अभी तक भी जो लिखा है वो पता चलना चाहिए। जी। तो फिर मैं तैयार हुआ, और ये जो श्री राम जगन्नाथ हैं, इनका पार्टिसिपेशन इसमें बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो ये बुक जो है ये पिक्चर्स के साथ है। ग्राफिक नॉवल है। यस, ग्राफिक है। यस। ये नॉर्मल बुक जो रेगुलर बुक होती है वैसी नहीं है। जी। इसके पीछे कारण ये था क्योंकि मेरे जैसा जो व्यक्ति है, आई एम नॉट अ वेरी प्रोलिफिक रीडर। मुझे कोई, कुछ लोग होते हैं जिनको किताबें पढ़ने का बड़ा शौक होता है, जी। मैं आउट गोइंग टाइप का बंदा हूँ। तो मेरे को मैं ये सोचता हूँ कि किसी भी प्रकार का बैरियर नहीं होना चाहिए किसी भी एक्टिविटी में। तो रीडिंग में भी बैरियर नहीं होना चाहिए। जी। तो रीडिंग में बैरियर को हटाने का तरीका क्या है कि आप उसको इंटरेस्टिंग ऐसा बनाओ कि कोई अगर इंग्लिश नहीं भी जानता तब भी इंग्लिश की बुक आराम से पढ़ ले। जी। आप उसको सिंपल लैंग्वेज में लिखो, पिक्चर्स के साथ। अब इस बुक का जो रिजल्ट है वो इतना अच्छा है कि 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे से लेके 80 साल के बुजुर्ग ने मेरे को इसका फीडबैक दिया है। जी। और एक एग्जांपल देता हूँ, 7 साल का एक लड़का है केरल का, एम्पुटी है, जिसको इंग्लिश नहीं आती, जी। लेकिन उसको किसी ने एक बुक गिफ्ट करी। तो उसको इस बुक को पढ़ने में इंटरेस्ट आया, और उसके बाद इंग्लिश में इंटरेस्ट आया। तो उसने मुझे अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में थैंक यू लेटर लिख के भेजा। ओके। तो मुझे लगा कि यार देखो, अगर बैरियर रखा होता और ये नॉर्मल बुक लगाई होती तो इसके पास नहीं पहुंचती, जी। तो ये चेंज ना आता इसके अंदर। जी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ग्राफिक नॉवल वाला, इसको ध्यान में रखते हुए ये बुक में मेरी बचपन से लेके ब्लेड रनिंग से लेके एनजीओ की एक्टिविटी तक की कहानी है। स्काई डाइविंग वाला चैप्टर इसमें नहीं है क्योंकि उससे पहले ही ये बुक लिख दी थी हमने। जी। तो दिस इज द स्टोरी बिहाइंड ग्रिट द मेजर स्टोरी। ये नाम भी फिरोज का दिया हुआ है, कर्टसी फिरोज एंड मिस्टर जगन्नाथ। ये बुक पब्लिश हो चुकी है। जी। सर, हमें दी चैलेंजिंग वंस, जो आपका एनजीओ है जिसमें आप जो एम्प्यूटीज़ हैं, जो लड़ाई के मैदान में या वैसे जो एम्प्यूटी हैं, डिसेबल हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उसके बारे में दी चैलेंजिंग वंस जो आपका एनजीओ, उसके बारे में बताएं, उसकी एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं। 2009 में जब मैं पहली बार भागा था, तो मैं अकेला ऐसा व्यक्ति था, पहला ही ऐसा व्यक्ति एम्पुटी था जिसने मैराथन भागी। उसके बाद मैं 3 बार अपनी नॉर्मल टांग से भागा। जी।
चौथी जो रन थी मेरी 2011 वाली, वो मैं ब्लेड से पहली बार भागा था, तब से मुझे ब्लेड रनर के नाम से जानते हैं लोग। अच्छा, उससे पहले आप ब्लेड से नहीं भागते थे? नहीं, उससे पहले मैं नॉर्मल टांग से भागता था, वो हॉप रन करता था, ओके। कूद कूद के भागना। जी जी। ब्लेड से फिर नॉर्मल रनिंग होने लगी थी। ओके। उसकी कहानी अलग है, उसके अलग चैलेंजेस इशू थे, डिफिकल्टी थी, चोटें लगते थे, वो कैसे कैटर किया वो कभी फिर कभी सुनाऊंगा। जी लेकिन ये बताना चाहूँगा कि 2011 में जो पहला ब्लेड आया था, वो इंडियन आर्मी अगेन, देखिए, इंडियन आर्मी ने मुझे परमिशन दी एज ए वेटरन टू गेट ट्रेन फॉर स्काई डाइविंग। ओके। और इंडियन आर्मी ने ही मुझे 2011 में वेटरन को वो ब्लेड इंपोर्ट करके दिया था। वो इंडिया का पहला ब्लेड था जो इंपोर्ट किया गया था बाय इंडियन आर्मी फॉर अ वेटरन। जी तो ये है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का पावर, कि अगर काम आप कर रहे हो तो सपोर्ट बढ़िया आता है, सपोर्ट पूरा करता है वैसे भी आपको। सपोर्ट यस। अच्छा मिलता है। यस। तो उस ब्लेड रनिंग तक आते आते मुझे ये लग पता चल गया था कि अब मैं ये तुक्का नहीं मार रहा हूँ, ये पॉसिबल है मेरे लिए। जी लेकिन जो मेरे को चैलेंजेस आते थे कि दौड़ते कैसे हैं, या चोटें जो लग रही हैं उसको कैसे कैटर करना है, या क्या ट्रेनिंग करनी है, ये सब चैलेंजेस किसी दूसरे को ना आए, इसको ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि एक एनजीओ, एक ग्रुप बनाना चाहिए जिसमें ये सारी बातें ओपनली शेयर करी जाए, डिस्कस करी जाए। देखो, जो एम्पुटी होता है, अब मैं आपके सामने बैठा हूँ पैंट पहन के, नोबडी कैन मेक आउट कि मेरी टांग कटी हुई है। जी। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है एम्पुटीज के साथ। अब तो नहीं रहा, अब तो लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया है। उस समय क्या होता था कि वो छुपा लेते थे, तो छुपा लेते थे, एक्टिविटी करेंगे नहीं क्योंकि होगी नहीं, और छुपा के रखते थे ताकि लोगों को पता ना चले। तो इस विशेष सर्कल में फंसे रहने के कारण वो जहाँ थे वहीं फंसे रह जाते थे। जी तो एनजीओ में मेरे साथ यंगस्टर्स हैं, वेटरन भी हैं दो चार, लेकिन ज़्यादातर सिविलियन इंडियंस हैं, यंगस्टर्स, जिन्होंने, किसी ने ट्रेन एक्सीडेंट में, या किसी ने बाइक एक्सीडेंट में, या किसी भी एक्सीडेंटल कारण से टांग गंवाई है, हाथ गंवाया है। उनको हम मोटिवेट करते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि आपस में डिस्कस करके एक दूसरे को रेजोल्यूशन दें उसके इशू का। जो आपने कोई अचीव किया है तो आप उसको मोटिवेट करो, दूसरे को बताओ कि मैंने ये कर लिया, तू भी कर सकता है। किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, आपने उसका हल निकाला, तो आप बताओ, सो दैट देर इज ए यू नो एक सेल्फ सस्टेन्ड प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उस नए व्यक्ति के लिए जिसकी टांग या हाथ अभी किसी कारण से कटने वाली है या कट चुकी है। जी। अब उनको पहला काम तो ये सब प्लेटफॉर्म देने का है, दूसरा एक दूसरे का सपोर्ट बनने का है, तीसरा फिर उनको कॉन्फिडेंस कैसे देना है कि ज़िंदगी आसान है, आप चुने हुए व्यक्ति हो। ये एक नज़रिया कैसे देना है, वो नज़रिया के लिए हम उनको स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कराते हैं, स्पेशली मैराथन में ही। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की वॉक करो, रन करो, जॉग करो, जो मर्जी करो, लेकिन पब्लिक के सामने आके आप परफॉर्म करोगे जब, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता ही बढ़ता है, और पब्लिक का नज़रिया चेंज होता है कि हम सोच रहे थे इसकी टांग कट गई है, बेचारा बन गया है। जी क्योंकि बहुत सारे लोग हाथ पैर वाले भी वो 5 किलोमीटर तक नहीं चल पाते हैं। जी। तो उसके सामने जब आप एक अंगहीन होने के कारण करके दिखाते हो, तो दो चीज़ें निकल के आती हैं। एक, कौन ज़्यादा एबल है, जिसके हाथ पैर हैं वो 5 किलोमीटर नहीं चल पा रहा है, और जिसकी टांग चली गई है वो 5 किलोमीटर कर पा रहा है, तो एबिलिटी तो उसकी ज़्यादा हुई। जी तो एबिलिटी की डेफिनेशन ही गलत है। दिमाग से है ना, आप यस मान रहे हो, कर पाऊंगा तो कर भी। दूसरा, उस व्यक्ति को जब कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैं ही अपने आप को रोक के बैठा हुआ था, जी। अपना दुश्मन सबसे बड़ा मैं ही बना हुआ था, आज मैंने कर दिया है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस जब उसे मिलता है तो फिर उसकी अचीवमेंट्स के रास्ते खुल जाते हैं, जी। तो लाइफ चेंज हो जाती है। बस इस तरीके से हम काम करते हैं द चैलेंजिंग वन में। तो लोग बोलते हैं फिजिकली चैलेंज, हम बोलते हैं कि फिजिकली चैलेंज नहीं, चैलेंजर। तो ग्रुप ऑफ चैलेंजर जब इकट्ठा होते हैं तो उनको बोलते हैं द चैलेंजिंग वंस, जी जी। जी ऐसे इसका नाम पड़ा। जी। इसका एक एंथम बनाया था मैंने, वो एंथम 2 लाइनों का बड़ा पावरफुल एंथम है, दैट इट गोज लाइक दिस: आई माइट बी स्लो बट आई कीप माई फ्लो, वी सिंग। जब हम किसी भी पार्टिसिपेट करते हैं मैराथन में तो ख़त्म इकट्ठा करते हैं, और ऐसे गाते गाते कंप्लीट करते हैं, सो दैट देर आर नो विनर्स एंड लूजर, वी ऑल आर अचीविंग समथिंग इन लाइफ। जी।
I might be slow, but I'll keep my flow. I won't stop till I reach the top. जी This is the two-line anthem, जिसको हम गा गा के कंप्लीट करते हैं. जी I might be slow. मैंने सुना है आपके आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर है, तो मैंने सुना है जी. दैट इज द सक्सेस स्टोरी. अभी 2600 एम्पुटी 2700 एम्पुटी जुड़े हुए हैं देश भर से. जी काम कुछ नहीं है, काम सिर्फ इन्फ्यूज करना है कॉन्फिडेंस का. बाकी जिंदगी तो उन्होंने अपने आप ही बनानी है, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता. जी 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 लेवल ऑफ एटीट्यूड, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जब बिल्डअप हो जाता है, एटीट्यूड चेंज हो जाता है. एटीट्यूड चेंज हो जाता है तो आप यस की तरफ जाना शुरू करते हो. यस की तरफ जाते हो तो आप अपनी डेस्टिनी खुद डिफाइन कर लेते हो. जी. दैट्स द कॉन्सेप्ट. एंड सर लास्ट में मैं आपके बेटे के बारे में पूछना चाहूँगा. आपने अभी मेरे साथ पर्सनल कॉन्वर्सेशन में बताया कि वो बीकॉम कर रहा है, तो वो अपने फादर को कैसे देखता है कि उसके फादर एक वॉर वेटरन है, ब्लेड रनर है, इंडिया में उनका इतना बड़ा नाम है. अभी आप अमिताभ बच्चन साहब से मिल के आए हैं, केबीसी शो में आप गए थे, तो उसकी आपके साथ एसोसिएशन कैसी है? मैंने केबीसी में भी बोला था कि मेरा लाइफ कंपेनियन अगर कोई है जी तो वो मेरा बेटा है. जी मैं सिंगल पेरेंट हूँ और मेरा बेटा अभी डीएवी चंडीगढ़ से बीकॉम ऑनर्स थर्ड ईयर में पढ़ाई कर रहा है. जी वो आई एम हैप्पी कि उसने अपने हिसाब से चैलेंजेस देखे हैं पिछले 20 साल में. लेकिन एज ए पेरेंट आई कुड गिव हिम दी राइट वे ऑफ इनपुट की चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उसमें शाइन कैसे करना है. जी तो वो एक पेरेंटिंग पार्ट में मेरे चैलेंजेस और उसके चैलेंजेस ने मुझे हेल्प करी ताकि उसको ग्रूम ठीक से कर सकूं. ही इज़ ए नेशनल लेवल साइकिलिस्ट, ऑफ रोडिंग साइकिलिंग करता है, ओके फुटबॉल खेलता है, वीडियो गेम भी खेलता है. जी लेकिन उसको मालूम है कि फिजिकल एक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है. और इज़ ए हम्बल बॉय. जैसा एक बच्चा होना चाहिए वैसे मेरी सेवा देखभाल भी करता है. आई एम ब्लेस्ड. जी. तो ये है मेजर देवेंद्र पाल सिंह, टीपी सिंह जी, जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपने बॉडी का एक बहुत अहम हिस्सा खो दिया, और उसके बाद उन्होंने जो ज़िंदगी की करवट ली उनकी ज़िंदगी ने, कैसे उन्होंने लाखों लोगों को मोटिवेट किया होगा. एटलीस्ट मैं उन लाखों लोगों में से हूँ जिनको मेरे मेरे को देखा तो बहुत मेरे को मोटिवेशन आई. मैंने सर से रिक्वेस्ट करी कि सर आप काइंडली बी माई गेस्ट ऑन माई शो, एंड सर ने उसी टाइम एक्सेप्ट करी. मैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. इंडियन आर्मी के प्रति मैं अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हूँ. मेरे ग्रैंडफादर आर्मी में रहे हैं, आर्मी पोस्टल कॉप में, और मेरी सिस्टर मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में रही हैं. तो आर्मी के प्रति मैं अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हूँ. मैं सर का मेरे शो में आने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ. सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर. धन्यवाद जो आपने मुझे मौका दिया अपने ऑडियंस से जुड़ने का. और आई एम श्योर कि ऑडियंस हमेशा हंसती खेलती रहेंगी. थैंक यू. थैंक यू. गॉड ब्लेस. जय हिंद.